बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने कंप्यूटर के जो डिफरेंट एरा हैं, 3 डिफरेंट एरा हैं, उसमें से 2 एरा का हमने मुताल्ला कर लिया था। जिसमें से पहला था मैकेनिकल एज, जिसको हम डार्क एरा भी कहते हैं, और दूसरा एरा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। ठीक है, उसमें एक ही मशीन हमने पढ़ी थी। आज हम अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर कदम ब कदम कैसे जो है वो तरक्की किया, उसमें तीसरा जो एरा है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, और इसी को हम दरअसल कहते हैं मॉडर्न एरा। ये दौर शुरू होता है दरअसल बिजली के आलात की इजादात से। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले आपको कंप्यूटर नज़र आते हैं वो 1940 के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, यानी दौर जो है वो 1940 पर आ गया है, बिजली दरियाफ्त हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक के आलात जो है बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक के आलात जो है आज के जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आलात नहीं हैं, बल्कि ये भी एक इर्तिकाई अमल है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत चेंज आया है। सबसे पहले जो है वो गैसों में से बिजली गुजारने के जो तजर्बात हुए, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के जो तजर्बात हुए, उसकी बुनियाद पर वैक्यूम की ट्यूब्स बनाई गई और वो वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आलात के तौर पर इस्तेमाल की गई। ठीक है, इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात समझ जाइए कि वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बल्ब होते हैं वो भी वैक्यूम होते हैं, हमारे यहाँ ट्यूबलाइट होती हैं वो भी वैक्यूम होती हैं, उसके अंदर हवा नहीं होती और उसमें से बिजली गुजारी जाती है हवा में से। तो इसी तरह से डिवाइसेस जो है वो बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक की वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो पहला जो आपके पास कंप्यूटर आता है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्यूटर्स को जनरेशन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये जो दौर है पूरा ये वैक्यूम ट्यूब की डिवाइसेस पर मुश्तमिल है 1940 से 1956 तक। 1940 से 1956 तक। ठीक है, इसकी जो मेन डिवाइस है वो है वैक्यूम ट्यूब। मेन टेक्नोलॉजी क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 की लैंग्वेज जो है उसको इस्तेमाल किया गया। करंट आ रहा है ये 1 है, करंट नहीं आ रहा है ये 0 है। ठीक है, याद रखिएगा पूरा कंप्यूटर आपका इसी फ़िलासफ़ी पर काम करता है। करंट आ रहा है तो 0 है, करंट नहीं आ रहा है तो 1 है। सॉरी, करंट आ रहा है तो 1 है, करंट नहीं आ रहा है तो 0 है। इस लॉजिक को मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाकर कहीं करंट आने दिया गया और कहीं करंट रोक दिया गया। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर मेरे पास एक 7 सेगमेंट एलईडी है। 7 सेगमेंट एलईडी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एलईडी जिसमें ये 7 जो है वो लाइटें हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पहली लाइट है, ये दूसरी लाइट है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये बीच वाली 7वीं। 7 लाइटें हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। अगर सारी लाइटें ऑन हो, ऑन का मतलब करंट गुजर रहा हो, तो हमें जो स्क्रीन पर नंबर दिखेगा वो दिखेगा 8। ठीक है, देखिए अब आप क्या हो रहा है। करंट गुजार कर आप गिनती का नंबर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए 7वीं लाइट बंद हो जाए, यानी 1 भी खुली हुई है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन 7 क्या हो, बंद हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब ये जो नंबर होगा ये कौन सा होगा?
ये ज़ीरो होगा। इसको हम कहते हैं कि 0 1 की लॉजिक के ज़रिए अब आप नंबर्स को, यानी आपका जो नंबर है 0, आपका जो नंबर है 8, आपका नंबर है 3, अगर मुझे 3 दिखाना है तो 3 एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो गायब कौन सी है? 5 और 6। तो 1 भी जल रही है, 2 भी जल रही है, 3 भी जल रही है, 4 भी जल रही है, 5 नहीं जल रही और 6 नहीं जल रही, 7 जल रही है। तो ये जो करंट पहुंच रहा है ये दरअसल आपको क्या शो कर रहा है? 3 शो कर रहा है। ये लॉजिक इस्तेमाल की गई इनिशियल स्टेज के ऊपर इस दौर के अंदर। और ये जो करंट देने और करंट ना देने के लिए जिन डिवाइसेस के ज़रिए इसको कंट्रोल किया गया, वो डिवाइसेस दरअसल क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी। इन वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल से कंप्यूटर जो है वो बनाए गए। तो इस ज़माने के जो मशहूर कंप्यूटर हैं उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ENIAC। इस ज़माने के जो मशहूर कंप्यूटर थे वो ENIAC, ENIAC, ये एब्रीवेशन है किसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, एक ये कंप्यूटर बनाया गया और फिर एक बनाया गया यूनिवेक। ये एब्रीवेशन है किसका? आपकी किताब में लिखा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये 2 कंप्यूटर जो है वो बनाए गए इस दौर के अंदर, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब, और जो लॉजिक इस्तेमाल की गई वो 0 और 1 की थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दौर में, और 0 1 को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो कंप्यूटर बने वो साइज़ में बहुत बड़े थे। ठीक है, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी, जो करंट को कंट्रोल करती थी। यानी करंट जाना है 1, करंट नहीं जाना है 0। तो ये जो ट्यूबें होती थी इनकी साइज़ बड़ी बड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा एक मसला इसमें ये भी था कि ये जब गर्म हो जाती थी तो काम करती थी, और अगर गर्म नहीं होती थी तो काम नहीं करती। यानी आपने अगर कंप्यूटर चलाना है तो आप उसको ऑन करके छोड़ेंगे, तकरीबन आधे घंटे के अंदर जब वो ट्यूब्स गर्म होंगी तो फिर वो अपना परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो उनकी परफॉर्मेंस में डिस्टर्ब आना शुरू हो जाएगी। तो ये इश्यूज़ थे उस ज़माने के, क्योंकि आपके पास डिवाइस जो है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ही मौजूद थी। ठीक है जनाब, उसके बाद दूसरा जो दौर आता है वो 1956 से लेकर 1963 तक, जिसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये जो दौर है ये 1956 से लेके ख़त्म होता है 1963 तक। ठीक है, इस दौर की जो अहम डिवाइस थी वो दरअसल थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी जो करंट को फ्लो करने के लिए और करंट को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं 0 भेजना है कहीं 1 भेजना है, जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रही थी उन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह एक नया जो है वो डिवाइस बना ली गई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनता है। आप जब फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत डिटेल के अंदर ये बात पढ़ने को मिलेगी कि नया मादा जनरेट किया गया। ठीक है,
यानी बजाय इसके कि गैस में से बिजली गुजारी जाए, ये सोचा गया कि ऐसे मादे को दरियाफ्त किया जाए या ईजाद किया जाए कि जिसमें से करंट को गुजारना ज़्यादा आसान हो और वो गर्म भी ना हो और वो पिघले भी ना। ठीक है, तो फिर उन्होंने बनाए, डायोड बनाए। ठीक है, यानी ऐसे डिवाइसेस बनाई जिसमें से करंट को गुजारना और करंट को रोकना निस्बतन फास्ट, निस्बतन सेव और निस्बतन आसान। तो जो चीज़ें बनाई गई वो डायोड थे। डायोड का मजमूआ जो है वो ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया इस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंप्यूटर बने वो ज़रा तेज़ थे, छोटे थे साइज़ में, क्योंकि पहले बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब से जान छूट के एक छोटा सा जो है वो ट्रांजिस्टर 3 टांगों वाला डेवलप हो गया और उसको हमने इस्तेमाल किया पुर्ज़ों की जगह पे। तो साइज़ छोटा हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया, ठीक है, और एफिशिएंट हो गया, इसलिए कि ये गर्म होने का इंतज़ार नहीं करता था और जब ज़्यादा गर्म हो जाता था तो एरर नहीं देता था। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई वो असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। ठीक, असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज दरअसल एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंसान की बात को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करती है। यानी हम लिख रहे हैं 3 और वो वहाँ पर 3 नहीं दे रहा, वो दे रहा है 1 1 1 0 1 1 1 0। हम लिख रहे हैं 5, तो जैसे हम 5 लिख रहे हैं तो बीच में एक असेंबली लैंग्वेज है, वो क्या करती है, हमसे 5 लेती है और उसको कन्वर्ट करती है 0 1 में। ठीक है, उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो पहले पहले तो 5 हम नहीं लिख रहे थे, हम सीधा सीधा जो है वो वही लिखते थे 0 1 1 1 1 1। इसी को हम कहते थे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को और आसान करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, जो दरअसल अब आप 5 लिख रहे हैं तो 5 ही का बटन दबा रहे हैं और असेंबली लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर दे रही है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस दौर में ये डेवलपमेंट हुई, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फोर्ट्रान दरियाफ्त हुई। ठीक है, और प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज का मीडियम दरियाफ्त हुआ, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डेटा स्टोर होगा 0 1 की फॉर्म में, ये इसमें दरियाफ्त हुआ। तो इस जनरेशन की अहम बातें कि ये ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल थी, नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज पे काम बहुत हुआ। नंबर 2 इसमें फोर्ट्रान की एक लैंग्वेज डेवलप हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नेटिक डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस ऑफ स्टोरेज, डिवाइसेस फॉर स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त दौर था और एकदम ट्रांसफ़र हो गया कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम बनाए गए। दीज कंप्यूटर वर मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस। इस कंप्यूटर का जो, इस दौर का जो कंप्यूटर है वो IBM 7094, मैं यहाँ लिख देता हूँ IBM 7094 और इसी तरह से IBM 1401, IBM 1401। ये 2 कंप्यूटर मशहूर जो है हुए, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं थे। ये सारे कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में काम करने के लिए, ख़ास तौर पर फ़ौज के जो इदारे थे उनको ये प्रोवाइड किए गए और वो इसकी मदद से कैलकुलेशंस किया करते थे। बड़ा ज़बरदस्त दौर गुज़रा ये। ठीक है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर यूज़ किया करंट को फ्लो करने के लिए। असेंबली और फोर्ट्रान डेवलप हो गई और फिर वो डिवाइसेस भी बनी जिस पे डेटा स्टोर किया जा सकता हो। ये था जनाब आपका सेकंड जनरेशन। अब हम बात करेंगे आपसे थर्ड जनरेशन की। तो
थर्ड जनरेशन का जो दौर है वो शुरू होता है 1964 से लेके 1971 तक, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये शुरू हुआ 1963 से 1974 तक, 71 तक, सॉरी, ठीक है। इस दौर में क्या हुआ, दरअसल टेक्नोलॉजी फिर चेंज हुई। यानी पहले जो आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे, अब हमने उसकी स्पीड को बढ़ाया है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया, ठीक है, डेटा स्टोरेज की एबिलिटी को बढ़ाया, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया, तो पता चला जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक एक फंक्शन के लिए 50-50 ट्रांजिस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। 100 ट्रांजिस्टर जो है उनकी लॉजिक बनाकर जो है वो करंट को मैनेज करने के लिए लगाई जा रही है। तो ये सोचा गया, तहकीक हुई और लोगों ने काम किया कि कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स की क्या डिवाइस हो सकती है। यानी ऐसी डिवाइस जिसमें छोटी सी जगह में 100 ट्रांजिस्टर का पूरा एक फंक्शन स्टोर हो जाए, ठीक है। यहाँ बनी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम कहते हैं आईसी, ठीक है। तो जो नया टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो हुई इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है कि वो पूरा प्लान जो 100 ट्रांजिस्टर्स के आपस के इश्तराक से बनता था, उस पूरे प्लान को एक छोटी सी चिप में, छोटी सी ब्लैक कलर की चिप होती है जिसमें बहुत सारी टांगें निकली होती हैं, उसमें उसको स्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। तो आईसी जब आई तो फिर कंप्यूटर चेंज हो गया, ठीक है। इस ज़माने की जो अहम बातें हैं वो क्या है, स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई, ठीक है, एफिशिएंसी और बढ़ गई, और जो महंगाई थी वो कम हो गई। यानी जो कंप्यूटर महंगे थे वो अब सस्ते होने शुरू हो गए, और इसके अंदर जो है वो कुछ नई हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई, पास्कल और कोबोल, पास्कल एंड कोबोल, ठीक है। ये दो लैंग्वेजेस और आ गई। यकीनन मशीन लैंग्वेज और असेंबली तो चली रही थी, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस होती हैं दरअसल क्या होती हैं, आपकी मशीन और आपके प्रोग्रामर यानी जो बैठकर काम कर रहा है उसके दरमियान में एक ट्रांसलेटर होती हैं। एक तो ट्रांसलेटर भी होती हैं और दूसरा ये कि वो आपको वो तरीक़ेकार मुहैया करती हैं कि जिसके ज़रिए आप इनपुट और अपने प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है वो मशीन को दें। सही, मशीन को देने के लिए एक पूरी लैंग्वेज बनाई जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो इंसान के से ज़्यादा करीब हो। यानी मुझे अगर प्रोग्राम रोकना है तो मैं स्टॉप लिख दूँ, तो मेरा जो स्टॉप होगा STOP स्टॉप, ये जो कमांड होगी, ये कमांड क्योंकि मैं समझता हूँ स्टॉप, लेकिन मशीन लैंग्वेज इसको फिर ट्रांसलेट करेगी 0-1 के अंदर। तो वो जो दरमियान के अंदर लैंग्वेज होगी जो दरअसल मेरी बात को मेरे अंदाज से लेगी और फिर उसको आगे असेंबली में और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो जवाब आएगा उसको फिर मेरे अंदाज में दोबारा से कन्वर्ट करके मुझे देगी। तो उस ज़माने की मशहूर लैंग्वेजेस थी पास्कल और कोबोल, ठीक है। ये ज़माने का अहम बात थी, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाए गए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही जी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला एक चैप्टर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें बहुत डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दरअसल एक इंटरप्रेटर होता है या आपके और मशीन के दरमियान में एक प्रोग्राम होता है जो मशीन की मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, और साथ साथ
मशीन लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज जो आपकी है उनके दरमियान कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो उस ज़माने में इसी जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि बराह रास्त मशीन पर काम करने के बजाय ज़रूरी है कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो हमें ये सहूलत फराहम करे कि हम अपने मसाइल जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को दें और वो ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ लेकर उसको हल करने के लिए मशीन लैंग्वेज को दें। ठीक है, इस ज़माने के जो कंप्यूटर हैं वो IBM 360 और IBM 370, दो मशहूर कंप्यूटर IBM 360 और IBM 370। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन का दौर। अब हम चले गए अगली जनरेशन के ऊपर। हर जनरेशन में अब स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जो डिवाइसेस आप बना रहे हैं वो बड़े जगह पर आने के बजाय छोटी जगह में समा रही है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर शुरू होता 1971 से लेके आज तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर नाइनटीन 1971 से लेके टुडे तक। ठीक है, ये दौर वो है जिसमें फिर टेक्नोलॉजी बदली और उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आया वो प्रोसेसिंग के लिए ICs को हटा के उसकी जगह माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप हो गए। माइक्रो प्रोसेसर्स माइक्रो प्रोसेसर्स दरअसल जो ICs थी वो हज़ारों ICs का मजमुआ होता है। ठीक है, यानी वो काम जो हज़ारों IC करती थी वो फिर एक जगह पर आपने एक छोटी सी जगह पे उन हज़ारों ICs के प्रोग्राम को एक दूसरे से लिंक करके उस चिप के अंदर बंद कर दिया। उसे कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की ईजाद ने दरअसल कंप्यूटर की दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया। ठीक है, और कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी से अब डेवलप होना शुरू हो गए और इस ज़माने के अंदर जो अहम तरीन चीज़ थी वो रैम और रोम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यानी जो आपका प्रोसेसर है जहाँ प्रोसेसिंग होगी उसको बराह रास्त जो है वो हार्ड डिस्क से या स्टोरेज से डेटा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपके प्रोसेसर और आपकी स्टोरेज के बीच में कुछ मेमोरी होगी। ठीक है, और डेटा सबसे पहले उठ के उस मेमोरी में आएगा, रोम में या रैम में, और फिर वो रैम कम्युनिकेट करेगी प्रोसेसर के साथ। ये जो है वो लॉजिक डेवलप की गई इस दौर के अंदर। तो रैम और रोम का कॉन्सेप्ट आ गया और प्रोसेसिंग सारी की सारी एक ही जगह पर चली गई जिसका नाम हमने रखा माइक्रो प्रोसेसर। वो पहले सारी चीज़ें जो ICs काम करती थी, बंडल ऑफ ICs, वो सब की सब बंद कर दी गई एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इस ज़माने के अंदर जो है वो मज़ीद हाई लैंग्वेजेस डेवलप हो गई जिसमें इम्पॉर्टेंट थी C++ और जावा। सही है, माइक्रो प्रोसेसर्स के दौर के बाद C++ और जावा बहुत ही शानदार हाई लेवल लैंग्वेजेस, इंसान की कम्युनिकेशन से करीब। जो अल्फाज हम आम ज़िंदगी में बोलते हैं, रन तो प्रोग्राम रन हो जाए, स्टॉप एग्ज़िट तो एग्ज़िट हो जाए, गो तो गो हो जाए, ये सारे जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड्स वही बना दी गई जो आम ज़िंदगी में इंसान बोलचाल में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अब आज के दौर में अगर आप चले जाएं, मैं अगर इस कंप्यूटर के दौर को 1971 से लेकर आज तक आ जाऊं तो यहाँ पर एक और लैंग्वेज जो है वो इमर्ज हो गई है जिसका नाम है पाइथन। तो C++, जावा, पाइथन,
रूबी, PHP, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अब डेवलप हो गई हैं जो आपको दरअसल हाई लेवल लैंग्वेज हैं और वो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने में आपकी मदद करती हैं। इसके अलावा इस दौर के अंदर जो अहम तरीन बात हुई वो ये हुई कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम बहुत हुआ। यानी पहले स्क्रीन डार्क होती थी, उस पर आप टेक्स्ट लिखते थे, वो सारा काम टेक्स्ट की शक्ल में होता था, ठीक है। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इस वाली जनरेशन तक वो डॉस था, ठीक है। फिर इसमें ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विंडोज़ ने, और फिर प्रोग्राम जो बजाय इसके कि टेक्स्ट में प्रोग्राम चलें, ग्राफिक्स में प्रोग्राम जो है वो चलना शुरू हो गए। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इस जनरेशन में, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये भी इसकी एक बहुत ठीक है मशहूर बात है। इसके अंदर जो मशहूर कंप्यूटर रहे हैं वो एप्पल है और मैकिन्टॉश है और IBM PC है। एप्पल, मैकिन्टॉश, क्या स्पेलिंग है मैकिन्टॉश की? MACI। और आपका तीसरे किस्म का कंप्यूटर का IBM PC, पर्सनल कंप्यूटर। ये जो कॉन्सेप्ट था PC का, पर्सनल कंप्यूटर का, सही, ये एक बड़ा ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट था। जिस आदमी ने, IBM के मैनेजर ने ये पहली बार सामने लेकर आया दुनिया के कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। हर घर में, हर फर्द के पास एक कंप्यूटर होगा। इससे पहले एक तस्वर ये था कि सिर्फ कंपनी में होगा, तस्वर ये था कि किसी इदारे में होगा, तस्वर ये था कि किसी कारोबारी लेन देन के मामले में इस्तेमाल होगा। लेकिन IBM PC जब आया तो उसने ये फोकस किया कि हर आदमी कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और ये फिर एक इनकलाब जो है वो पैदा हुआ। बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स की तैयारी, उसके प्रोग्राम्स को सिखाने की तैयारी, उसकी तालीम को आम करने की तैयारी, ये सब चीज़ें उसमें शामिल की गई, ठीक है। और आज हमारे पास कंप्यूटर अपनी बेहतरीन फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद हम जा रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर पर, ठीक है, जो कि आज और आगे की दुनिया का होगा। तो 5वां जो जनरेशन है वो है 5th जनरेशन कंप्यूटर। ये टुडे एंड बियॉन्ड, आज और आज के बाद का, ठीक है। ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ये दरअसल बुनियादी तौर पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी अब जो कंप्यूटर होंगे वो खुद लर्न करेंगे, ठीक है। यानी डेटा जो उनको आप देंगे उस डेटा से वो खुद लर्न करेंगे। देखिए, पहले जो कंप्यूटर का पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। यानी आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसने आउटपुट दे दिया। अब जो इस दौर के अंदर जो कंप्यूटर मर्ज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप उसे आउटपुट दे देंगे, ठीक है। यानी आप उसे इनपुट दे देंगे और उसे आप आउटपुट दे देंगे, प्रोसेस वो खुद करेगा। मिसाल के तौर पर आपने उसे एक बिल्ली की तस्वीर दे दी आउटपुट के तौर पर कि ये बिल्ली है, ठीक है। और उससे को आपने अब आपने उसको 1000 डिफरेंट तस्वीरें दी,
सही, 1000 डिफरेंट तस्वीरें दी डिफरेंट जानवरों की, तो वो क्या करेगा, हर तस्वीर को उससे मैच करेगा, मैच करके बोलेगा ये भी बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, बाकी सब बिल्ली नहीं है। तो उसकी लर्निंग बढ़ रही है, वो उसका जो प्रोसेस है वो बढ़ रहा है, यानी वो बिल्ली से आगाह हो रहा है। सही, आपने क्या करा, 10 लाख तस्वीरें उसको दे दी, और उन 10 लाख तस्वीरों में उसने फिर उन बिल्लियों को डिस्कस करके वो लर्न करता चला गया, एक मॉडल बन गया है जिसमें कंप्यूटर ये जान गया है कि बिल्ली क्या होती है, अपने डेटा की बुनियाद पर जितना आपने दिया उसको। ठीक है, यानी अब जब कोई उसके सामने कोई बिल्ली आएगी, यानी आउटपुट आएगा, तो वो कह देगा कि ये दरअसल क्या है, बिल्ली है। ये जो है ना एक बहुत ही इसको हम कहते हैं फिर कंप्यूटर का जो मॉडल है वो अब लर्न कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान लर्न करता है। यानी हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास डेटा नहीं होता, उसको हम बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें सुनाते हैं, उन सारी आवाज़ों को सुनता रहता है, डेटा को देखता रहता है, और डेटा को देखते 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 वो अपने पास इमेजेस रखना शुरू कर देता है कि ये बिल्ली है, ये मेरा भाई है, ये मेरी वालिद हैं, ये आदमी है, ये दरख्त है। ठीक है, तो वो सारा जैसे डेली बेसिस के ऊपर उसका मुशाहिदा होता है और चीज़ें उसके सामने आती जाती हैं, उनसे वो लर्न करता है। बिल्कुल यही मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, जिसमें आप बहुत सारा डेटा दे देते हैं और देकर उसके रिज़ल्ट्स भी दे देते हैं, और प्रोसेस वो ख़ुद करता है, और प्रोसेस करके कुछ वो लर्न करता है, और लर्न करके वो याद रखता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आवाज़ें हम सुनाते हैं उसको, ठीक है, तो आवाज़ें सुन सुन के वो टेक्स्ट बनाना शुरू कर देता है। अभी हमारे यहाँ गूगल के ऊपर आप अगर उर्दू बोलें तो उर्दू लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक मॉडल है जिसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, और हर आवाज़ के पीछे कौन सा लफ्ज़ होगा ये उसने लर्न किया है, और करते 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 वो मॉडल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो हर आवाज़ को सुनता है और उस आवाज़ के पीछे जो वर्ड है उसको फ़ौरन निकाल के ले आता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि स्पीच रिकग्नाइज हो रही है, यानी आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी कंप्यूटर के अंदर पैदा हो गई है। वो आवाज़ को रिकग्नाइज कर लेता है वर्ड के साथ। ठीक है, ये बात इसको समझें आप। तो ये है आपका 5th जनरेशन का कारनामा, कि जिसमें चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर मॉडल को आप लर्न करा के उसे इस काबिल बना रहे हैं कि वो आपकी मेमोरी और आपकी याददाश्त को छोड़कर अपनी मेमोरी और अपनी याददाश्त आपके लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, इस ज़माने में क्या होगा आगे जो है वो देखते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन जो टॉपिक हैं इस जनरेशन के, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स। ठीक है, रोबोटिक्स यानी ऑटो व्हीकल, एक गाड़ी है, वो गाड़ी जो है ऑटो चलेगी, उसमें ड्राइवर नहीं होगा, वो ऐसे चलेगी कि वो उसमें सेंसर लगे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और उस कैमरे में जो कुछ आ रहा है पहले से उसके पास डेटा बेशुमार मौजूद है। वो जानता है कि ये रोड है, वो जानता है कि ये खंबा है, वो जानता है कि दरख्त है। तो जब उसको मूव करना है तो खंबा, रोड और दरख्त पर नहीं जाना है, रोड पर जाना है। तो वो उसको आपने क्या करा, बहुत सारा डेटा दे के कई साल तक उस मॉडल को लर्न कराया कि रास्ता किसे कहते हैं, ग्रीन लाइट किसे कहते हैं, रेड लाइट किसे कहते हैं, और इस पर क्या होगा, रुकना कहाँ है, चलना कहाँ है। अगर आपके सामने कोई इंसान आ जाए तो इंसान को पहचानता है वो कि ये इंसान है, तो इंसान जब आ जाए तो ब्रेक लगना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दरअसल आप क्या करते हैं, उसको रोबोटिक्स के ज़ुमरे में ये आती हैं सब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब मॉडल लर्न करके आपको प्रोडक्ट देना शुरू करता है, आपको सर्विसेज देना शुरू करता है, तो हम उस मॉडल को जब सर्विसेज के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं रोबोट। ठीक है, तो ये जो 5th जनरेशन है ये दरअसल आपका अब सारा का सारा रोबोटिक्स पर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हमने ले लिया आज आपकी।
इसमें हमने आपको जनरेशन्स जो है वो पढ़ा दी कि कंप्यूटर जो है वो आज की दुनिया तक पहुंचने के लिए उसने कितने इर्तिकाई मराहिल तय किए। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।